अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इससे कबल हमने मराठी कंपोजिट पेपर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम एसएससी के लिए जो है हिंदी कंपोजिट, हिंदी जो लोकवाणी जिसे हम कहते हैं, उसका पेपर सॉल्यूशन कैसा होगा, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, इस नुकात को जो है मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग यहाँ पर लाइव आए हैं। आपका मैं मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस की जानिब से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज रात के 9 बजे से हम लोग यहाँ पर लाइव है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ आज देने की कोशिश की जाएगी जो मतलब आप लोगों की ज़रूरत ख़ास है। और इम्तिहान के नुक्ते नज़र से तैयारी किस तरह से हो, और अगर तैयारी आपकी हो चुकी है तो किस तरह से उस तैयारी को रूबे अमल लाया जा सके, इम्तिहान में किस तरह से अच्छे मार्क्स लाए जा सके। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लिखने में कौन सी गलतियाँ होती है, उन गलतियों से कैसे उभरा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक एग्ज़ामिनर जो होता है उसके सामने जब आपका पर्चा आता है तो आपको किस तरह से मार्क्स देता है, ये भी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज के लाइव लेक्चर में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त काफ़ी सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी का एक बार फिर मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल की जानिब से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कभी कभी कि सर आप मतलब कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, तो मैं उन लोगों को बता दूँ मेरा नाम मुनव्वर मलिक है और मेरा ताल्लुक़ मुंबई उर्दू हाई स्कूल अंधेरी, जो मुंबई का एक मशहूर इलाका है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। स्लम एरिया में मेरा एक स्कूल है मुंबई उर्दू हाई स्कूल, जहाँ पर मैं दरस व तदरीस की खिदमत अंजाम देता हूँ। तो चलिए अभी हम लोग वक्त ना ज़ाय करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरह से फ़र्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के सामने आ रही है सूचनाएँ। ये सूचनाएँ जो है इसके ऊपर अमल करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सूचनाएँ हमें बताती है कि हमें पेपर किस तरह से लिखना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सूचनाओं में जो आप देखेंगे कि जो सबसे पहले ऊपर की तरफ पूछा गया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सूचना के अनुसार गद्य पद्य भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। गद्य विभाग, पद्य विभाग मतलब प्रश्न क्रमांक पहला, प्रश्न क्रमांक दूसरा, और भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण में आप लोगों को आकलन कृति बनाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आकलन कृति बनाकर ही आप लोगों को उत्तर लिखना है। मतलब ये कृति कृति कह लो आप या फिर प्रश्न क्रमांक कह लो, तो एक, दो और तीन, इसमें जो आकृति बनाकर आपको उत्तर लिखना अपेक्षित है। उसके बाद में सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करना है, और सभी आकृतियां बनाने के लिए आप पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरी, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। रचना विभाग मतलब हम अगर बात करें रचना विभाग की, तो यहाँ पर रचना विभाग के लिए हो जाता है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है वहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। मतलब आकृतियाँ बनाने की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं है। आपको यहाँ पर डायरेक्टली जवाब लिखना है। जैसे पत्र लिखना है तो डायरेक्टली आप पत्र अपना जवाब लिखेंगे। पत्र के लिए जो एक्टिविटी आप लोगों को बना के दी गई है उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर चौथा आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट, शुद्ध स्पष्ट एवं स्वच्छ लेखन अपेक्षित है। आपको शुद्ध लिखना है, साफ लिखना है, स्पष्ट जो नज़र आए बआसानी, और स्वच्छ मतलब जो है आपका इमला भी जो है दुरुस्त होना चाहिए। इस तरह से आप लिखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हमने सूचनाएं देख ली, अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसके लिए 6 अंक है। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इस सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसी उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए।
तो ये एक जो है पैसेज दिया हुआ है, इसके ऊपर अब देखेंगे हम आकलन कृति के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन है। ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए इसको मतलब देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मराठी से अलग पैटर्न है इसका। तो इसको हम देखेंगे, सबसे ऊपर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए, ये आकलन कृति का प्रश्न है। ठीक है, ये हो गया आपका जो प्रश्न है, हम लोग यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि ये जो प्रश्न है आपका, ये है आकलन कृति का प्रश्न। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये आकलन कृति का प्रश्न है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे, ये जो प्रश्न दिया हुआ है, लिंग पहचान कर लिखिए और यहाँ पर वचन बदल कर लिखिए, ये आपका व्याकरण कृति का प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है? व्याकरण कृति का। और तीसरा आप देखेंगे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, ये आपका जो प्रश्न है वो है स्वमत कृति का प्रश्न। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 अंक है आकलन कृति के लिए, 2 अंक है व्याकरण कृति के लिए और 2 अंक है आपकी जो है स्वमत कृति के लिए। मतलब ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर आपके अंक कितने हो रहे हैं? 6। मतलब 6 मार्क्स का फर्स्ट पैसेज, पहला परिच्छेद 6 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछा जाएगा। पहला सवाल यहाँ पर आप फिर देख लीजिए, पहला सवाल आपका कौन सा है? संजाल पूर्ण कीजिए आकलन कृति, फिर व्याकरण कृति और 2 अंक का स्वमत कृति। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अब देखेंगे हम जवाबात किस तरह से लिखे जाएंगे और आपको मार्क्स किस तरह से मिलेंगे। ये आपका आंसर पेपर है बोर्ड का। अगर इस तरह का आंसर पेपर आपको मिले और इसी तरह से आपको लिखना हो तो किस तरह से लिखा जाएगा? आप देखिए, खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। आपने इस तरह से चार्ट बनाया एक, और इस तरह से आपने कृति बनाई और इस तरह से लिखना आपने शुरू किया कि गांव वाले खूब मेहनत करने लगे, गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए और गांव की में फसलें जो है लहलहाने लगी। अब इस तरह के जवाब लिखेंगे तो आपका मार्क्स आपको किस तरह से मिलने वाला है, देखेंगे हम कि सबसे पहले आपने लिखा गांव वाले खूब मेहनत करने लगे, फिर गांव का तालाब मछलियों से भर गया, फिर गांव के पेड़ फलों से लद गए और गांव में फसलें लहलहाने लगी। अब यहाँ पर हर जगह आपको आधा आधा अंक मिलेगा। मतलब 4 जो है आपने ऑप्शंस, 4 जो यहाँ पर जवाबात है आपने वो उसको सही लिखा है, तो कुल मिलाकर आपके मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर 2। आधा 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 आधा, यहाँ पर कहीं पर भी आपका अगर आंसर गलत होता है और आपको यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे चौथा आपने गलत लिखा है तो यहाँ ये जो आधा अंक है आपको ये नहीं मिलेगा। आपको कुल मिलाकर अंक कितने मिलेंगे, मतलब मार्क्स कितने मिलेंगे? तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है और ये हमारे लिए बहुत मतलब वेलकम मार्क्स है। तो यहाँ पर आप गलतियाँ बिल्कुल ना करें, छोटा सा जवाब लिखना है पैसेज में से देखकर और वहीं से आपको मुकम्मल मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे व्याकरण कृति का सवाल। खाद के बारे में पूछा है तो खाद है स्त्रीलिंग। बीज के बारे में पूछा है तो बीज है पुल्लिंग। उसके बाद में वचन बदलिए तो दुकान का हो गया दुकानें और फसलें का हो गया फसल। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, मतलब आपको मार्क्स किस तरह से मिलेंगे ये हम देखेंगे। ऊपर सबसे पहले देखेंगे आपने खाद स्त्रीलिंग लिखा, बीज पुल्लिंग लिखा, क्योंकि यहाँ पर आप याद रखेंगे हिंदी के पर्चे में या हिंदी विषय में आपको नपुंसकलिंग होता ही नहीं है। एक तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो आपको क्या करना है, जुमला बनाकर देखना है। जैसे मिसाल के तौर पर खाद मंगवाई गई, तो मंगवाई गई खाद इसलिए वो स्त्रीलिंग है। और बीज बोया जाता है तो बोना, बीज बोया जाना ये पुल्लिंग है। तो ऐसा वाक्य बनाकर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा आधा अंक और यहाँ पर भी मिलेगा आपको आधा अंक, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। पहला विभाग 1 मार्क्स, दूसरा विभाग 1 मार्क्स। अब यहाँ पर नीचे आ गए हम, दुकान का आपने लिखा दुकानें और ये अनुस्वार देना बहुत आवश्यक है, आप इसको याद रखेंगे, ये अनुस्वार आपको देना ही है। फसलें, देखिए आप फसलें का हो गया फसल, यहाँ पर भी आपको ऊपर आधा अंक मिलेगा, नीचे भी आपको आधा अंक मिलेगा। अब यहाँ पर कुल आपके अंक कितने हो गए? 2 अंक आपको मिले, मतलब पूरे 2 मार्क्स आप लोग को यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से मार्क्स हासिल होते हैं। यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो वहाँ पर आपका आधा या 1 अंक, 1 गलत किया है तो आधा, 2 गलत किए तो 1, 3 गलत किए तो 1.5 अंक इस तरह से कट सकते हैं। आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो देखिए इसका जवाब किस तरह से लिखा है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि हाँ बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और उसको लिखने का तरीका क्या है ये भी आप देख सकते हो। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि लाइव है इस वक्त में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको पढ़ूँ नहीं बल्कि मैं आगे बढ़ता रहूँ।
तो ये किस तरह से लिखा जाएगा आपने देखा, और इस तरह से मुकम्मल लिखने पर आपको यहाँ पर 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से मतलब लिखने का तरीका होगा, कंटेंट कितना लिखा जाएगा, पेज में तकरीबन आधा पेज तक जो है ये आंसर आया है। तो इसी तरह से चूँकि ये कट पेज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, मुकम्मल पेज ये नहीं है, तो इस तरह से लिखने पर इंशाल्लाह आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे मुकम्मल 2। जवाब लिखने का तरीका आपका दुरुस्त होना चाहिए, अंदर ग्रामर की गलतियाँ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो है आप जवाब लिखते वक्त कोशिश करेंगे कि छोटे वाक्य बनाएं। छोटे वाक्य अगर आप बनाएंगे तो आपकी ग्रामर की गलतियाँ नहीं होगी, लिखने में भी आपकी गलतियाँ कम होगी और आपको मार्क्स मुकम्मल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पैसेज है, पहले बड़ी फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी भी, कभी कभी दादा भी प्रयाग आते थे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थी में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणाम था उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। क्वेश्चन है राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण। अब राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ जो है शब्द यहाँ पर आए हुए जो राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुणों को दर्शा रहे हैं। वो शब्द कौन से थे आप देखेंगे यहाँ पर। राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। यहाँ पर देखिए लिखा है वे साध्वी, सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतालु। तो यहाँ पर आप ममतालु भी लिख सकते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब साध्वी, सरल, क्षमामयी और ममतालु। अगर यहाँ पर हम बात करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर साध्वी, यहाँ पर सरल, यहाँ पर क्षमामयी और यहाँ पर हम लिखेंगे ममतालु। तो इस तरह से आंसर लिखने पर आपको मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, हर जगह आप लोगों को आधा अंक मिलने वाला है, क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन है, हर जगह आधा अंक। यहाँ पर अगर आपने ये जवाब सही लिखा तो आपको मुकम्मल जो है 2 अंक आसानी के साथ में मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत आसानी से हम लोग जवाब लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। निकट और सरल, समानार्थी शब्द परिवार और पुत्री, और जीवन में सादगी और संयम का महत्व। यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आकलन कृति का। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है विरुद्धार्थी शब्द और समानार्थी शब्द वाला, वो व्याकरण कृति का, और तीसरा जो है वो स्वमत कृति का प्रश्न है। अब देखेंगे इनको किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे समानार्थी शब्द निकट का हो गया दूर, सरल का हो गया कठिन या जटिल। वही समानार्थी शब्द में परिवार का हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कुटुंब, खानदान या घराना। और समानार्थी शब्द पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्री का समानार्थी शब्द हो जाएगा बेटी या कन्या। यहाँ पर भी आपने देखा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर निकट, दूर, यहाँ पर सरल का कठिन या जटिल, कुटुंब का, परिवार का कुटुंब, खानदान या घराना। कोई एक लिखना है, आपको 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। पुत्री का बेटी या कन्या, हर जगह आप लोगों को यहाँ पर आधा अंक मिलने वाला है, मतलब आधा मार्क्स मिलने वाला है। कुल मिलाकर आपके मार्क्स हो जाएंगे 2। तो अब आपने देखा किस तरह से जवाब लिखा जाएगा, और लिखने का तरीका देखो, खुला खुला लिखना है। बोर्ड को हम जो है ना फीस पेड करते हैं, स्कूल में हम लोग जो है वो क्वेश्चन की फीस, मतलब आंसर शीट की फीस पेड करते हैं, तो क्यों ना फिर हम लोग जो है वो बहुत साफ सुथरा लिखे और खुला खुला लिखे। कंजूसी हर जगह दिखाना मुनासिब नहीं होता, और पेपर में मतलब इम्तिहानगाह में तो कंजूसी दिखाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, तो इसका आप खास ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे जीवन में सादगी और संयम का महत्व।
कौन से पॉइंट के ज़रिए इसको लिखा है हम लोग देखेंगे। जीवन में सादगी का होना बहुत आवश्यक है, और क्योंकि यदि हम हमेशा बनावटी रहेंगे तो कभी भी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। सादगी में स्वर्ग है, सादगी में जीवन का सही आनंद है। संयम रखने से हम किसी भी परिस्थिति में सफल होने का हौसला रख पाते हैं। सादगी में ही जीवन की सुंदरता होती है। यहाँ पर देखिए मैं लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर मैं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ऐसी गलतियाँ अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। और संयम हमें किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। सादगी और संयम आपस में मिलकर एक व्यक्ति को सफल बनाने के दो महत्वपूर्ण कारक है। अब यहाँ पर देखिए जवाब तो दुरुस्त लिखा, लेकिन चूंकि यहाँ पर गलती हुई है, वो गलती का क्या खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो ये गलती का खमियाजा हमको ये भुगतना पड़ सकता है कि यहाँ पर जो है हमारा अंक, चूंकि हमने ग्रामर की एक गलती की है, इसलिए यहाँ पर 2 की बजाय हमको 1.5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ होगी, इसको खास करके देखा जाता है। तो ऐसी गलतियों को जो है बिल्कुल करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग, हमेशा मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास पेपर चेक करने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम से भी होते हैं, उर्दू मीडियम से भी होते हैं। मैंने उनको हमेशा मतलब एक चीज़ के बारे में गौर किया है कि वो कभी अगर ऐसा होता है कि उनको मैं लिखना है मैं, तो वो मैं इस तरह से लिखते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं लिखने का दुरुस्त तरीका आपका ये है। और कहीं कहीं उनको लिखना होता है मैं, तो मैं लिखने में भी वो इस तरह से मैं लिखते हैं या फिर इस तरह से मैं लिखते हैं, जबकि दुरुस्त तरीका मैं लिखने का ये है। ये मैं हो गया और ये मैं हो गया, और यहाँ पर ये सिर्फ मैं हुआ। तो असल में हम लोगों को जब मैं उर्दू में हम लिखते हैं तो इस तरह से मैं आप लोगों को बता दूं कि उर्दू में दुरुस्त लिखने का तरीका ये मैं है और ये मैं है, दोनों जगह जो है फ़र्क होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, मैं और मैं में फ़र्क क्या है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर एक्टिविटी के कौन से क्वेश्चन देखिए। आगे बढ़ते हम लोग जो है आ चुके हैं पार्ट 2 पर, मतलब विभाग 2 पर, और ये कविता का सेक्शन है। अब कविता के सेक्शन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि सवालात पूछने का तरीका क्या है, सवालात पूछने का ढंग क्या है। ये रहा हमारा पूरा के पूरा पूरा के पूरी कविता। कविता का मतलब कुछ सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कृति पूर्ण कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन है आकलन कृति के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये प्रश्न कौन सा है, आकलन कृति का प्रश्न है। इसके लिए कितने अंक है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमको 2 अंक। और उसके बाद में यहाँ पर 1 मार्क्स, यहाँ पर 1 मार्क्स। और दूसरा प्रश्न कौन सा है, पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का सरल अर्थ लिखने पे कितने मार्क्स अपने को मिलने वाले, हम लोग देख सकते हैं कि हमको जो मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पर सरल अर्थ लिखने पर, वो है 2 मार्क्स। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 2 मार्क्स, 2 और 2, ये कुल मिलाकर ऊपर का 2 मार्क्स प्लस यहाँ का 2 मार्क्स, कुल मिलाकर हमको मिलने वाले हैं 4 मार्क्स। तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारा रहेगा, और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमको पूछे जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनके जवाबात किस तरह से लिखे जाएंगे, जैसे सवाल नंबर 2 का अ, प्रश्न क्रमांक 2 का अ, यहाँ पर पहला पूछा है कि फूल बोने का परिणाम। तो फूल बोने का परिणाम क्या होगा, भलाई से मिलेगा। और कांटे बोने का परिणाम क्या है, त्रिशूल मिलेगा, मतलब बुराई से मिलेगा। तो भलाई और बुराई इस तरह से लिखा जाएगा। किनारे पर बैठा बैठा यह किनारे पर यह बैठा रहता है। कौन किनारे पर बैठा रहता है, तो कवि ने कहा है कि जो डूबने से क्या करता है, जो डूबने से डरता है वह किनारे पर बैठा रहता है। और दूसरा क्या है कि वन में कस्तूरी यह ढूंढता है, मतलब वन में कस्तूरी कौन ढूंढ रहा है, तो वन में कस्तूरी का ढूंढने वाला कौन है, हिरन। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ आपने फूल बोने का परिणाम भलाई, कांटे बोने का परिणाम बुराई, आधा अंक यहाँ, आधा अंक यहाँ। यहाँ पर आप देखेंगे किनारे पर यह बैठा रहता है, जो डूबने से डरता है, और वन में कस्तूरी यह ढूंढता है, हिरन। यहाँ पर भी आपको आधा आधा अंक मिलेगा, कुल मिलाकर आपके अंक हो जाएंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कस्तूरी कुंडल बसे और दुनिया जाने नाही तक, इस क्वेश्चन का उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से संत कबीर ने आत्मा के भीतर परमात्मा का वास दर्शाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य हिरन की नाभि में होता है, किंतु हिरन उसकी सुगंध से मस्त होकर उसे पूरे वन प्रांत में खोजता फिरता है, उसी प्रकार हमारा ईश्वर भी हमारे भीतर ही बसा है, परंतु हम उसे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं। यह कबीर स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें बाहरी आडंबरों से बचते हुए स्वयं के भीतर ही ईश्वर को खोजना चाहिए।
अन्यथा संपूर्ण जीवन बीत जाने पर भी हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे। मतलब इस तरह से जब हम जवाब लिखेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों को यहाँ पर मुकम्मल 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो है 2 मार्क्स का है। तो आपने देखा लिखने का तरीका क्या होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि दूसरी कविता कौन सी है। दूसरी कविता है, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। और 2 प्रश्न है यहाँ पर, संजाल पूर्ण कीजिए और दूसरा अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर अंतिम पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम लोग को देखने की ज़रूरत है। पहला तो आपने देखा एक्टिविटी का क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्वमत का प्रश्न है। लेकिन फिर यहाँ पर देखना है, यहाँ पर लिखा है अंतिम 4 पंक्ति, मतलब पंक्तियों का नाम नहीं दिया गया है। अंतिम 4 पंक्ति मतलब कौन सा हुआ, 1 2 3 और 4, अंतिम मतलब आखिरी। और यहाँ पर जो है आरंभ की 4 पंक्तियाँ, अगर आरंभ की 4 पंक्तियों की बात करेंगे तो ये आरंभ की 4 पंक्तियाँ हो गई। कभी कभी पूछता है आरंभ की 2 पंक्तियाँ, अंतिम की जो है वो 4 पंक्तियाँ, या अंतिम की 2 पंक्तियाँ, तो आपको याद रखना अंतिम की 2 पंक्तियाँ ये हो गई। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब 4 पंक्तियों में आए प्राकृतिक घटक। अब देखिए मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो हम देखेंगे कि प्रथम 4 पंक्तियों में, मतलब आगे की 4 पंक्तियों में, तो अब प्राकृतिक घटक मतलब कुदरती जो है चीज़ें कौन सी है यहाँ पर, तो पहला बाग और उसके बाद में बगीचे, ये प्राकृतिक घटक है। ताल तलैया भी आप लिख सकते हैं। आगे आप देखेंगे एक और शब्द है तरु, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तरु, यहाँ पर ये बाग बगीचे, ताल तलैया भी आप लिख सकते हैं तरु। तीसरी लाइन में आप देखेंगे पवन मतलब हवा, और यहाँ पर आप देखेंगे माटी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक घटक है, मतलब कुदरती दौलत है। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको आसानी से लिख सकते हैं। माटी, तो हमने यहाँ पर माटी लिखा, बाग बगीचे, तरु, पवन और यहाँ पर माटी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर में, आंसर पेपर में हम लोग किस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन पेपर का जवाब। प्रथम 4 पंक्तियों में आए प्राकृतिक घटक, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, बाग बगीचे, तरु, पवन और माटी। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, कहा है ना, आखिरी की 4 लाइन का जो है आप लोगों को जवाब लिखना है और कि उसका सरल अर्थ लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में सौंधी सुगंध मिट्टी से कहती है कि सागर का जो इरादा था वह वर्षा के आने से पूरा हो गया है, वह भी अब समृद्ध महसूस करने लगा है, वह बहुत प्रसन्न है और जैसे खुशियों की दुनिया में खो गया है। एक के बाद एक उठती गिरती सुंदर व विशाल लहरों से वह अपनी इस प्रसन्नता को दर्शा रहा है। ऐसा लगता है कि धरती ने भी वर्षा के आने की खुशी में अपना श्रृंगार कर हरियाली व लालिमा से युक्त एक अलग व आकर्षक रूप धारण कर लिया है। तो आपने देखा कि जवाब यहाँ पर सरल अर्थ का किस तरह से लिखा जाएगा। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस तरह का जवाब आप लिखेंगे आपको मुकम्मल 2 अंक मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप कवि का नाम भी लिख ले और कविता का नाम लिख ले तो और बेहतर है, ये आपके जवाब में और 4 चांद लगा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, भाषा अध्ययन का प्रश्न देखेंगे। सही शब्द छाट कर उत्तर लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को देखिए ऑप्शन किस तरह से दिया जा रहा है, 4 शब्द दिए जा रहे हैं। वो 4 शब्द में हमको क्या करना होगा, एक शब्द जो है वो सही होगा, दुरुस्त होगा, मतलब मानक वर्तनी के अनुसार लिखना है। तो विद्यापीठ आप देखेंगे, विद्यापीठ कौन सा सही है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला विद्यापीठ जो है वो दुरुस्त है। और उत्सुकतावश आप देखेंगे, उत्सुकतावश तो बहुत जगह लिखा हुआ है, लेकिन उत्सुकतावश हमारा कौन सा दुरुस्त है, यहाँ पर आपको नजर आएगा उत्सुकतावश आपका किस तरह से दुरुस्त लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, देखिए इसको प्रश्न पत्रिका में लिखने का सही तरीका क्या होगा, विद्यापीठ और उत्सुकतावश किस तरह से लिखा गया है। इसके लिए अंक आप लोगों को जो मिलने वाला है वो अंक है 1, तो 1 अंक यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्यापीठ दुरुस्त लिखने पर आधा अंक और उत्सुकतावश दुरुस्त लिखने पर आधा अंक, इस तरह से कुल मिलाकर आपको 1 अंक मिलेगा। आगे बढ़ते हम, अवयव में से किसी एक अवयव का वाक्य में प्रयोग करना है, वो किस तरह से किया जाएगा। देखिए दोनों के लिए 1 अंक है, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे आपको 1 अंक मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 7, तो वाक्य हमारा बना कि अली को माँ के साथ रहना पसंद है, इसको भी 1 अंक मिलेगा। और कुछ ही समय में जहाज समुद्र के अंदर चला गया, इसको भी 1 अंक मिलेगा, लेकिन ये इस तरह से गोल किया जाएगा, मतलब ये आपका एक्स्ट्रा मार्क्स होगा, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, संधि शब्द के लिए इस तरह का जो है वो
आप लोगों को जदूल दिया जाता है, इसको पूरा करना होता है। इस जदूल को किस तरह से पूरा किया जाएगा हम देखेंगे। सबसे पहले उच्चारण, तो यहाँ पर हमने संधि शब्द बनाया उच्चारण। उसके बाद में संधि भेद है इसका व्यंजन संधि। महोत्सव में संधि विच्छेद किया महा अधिक उत्सव। और आप जो स्वर है, जो भेद है वो है स्वर संधि का। अब यहाँ पर भी आप लोगों को मार्क्स मिलने का तरीका क्या है आप देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को अथवा दिया हुआ है। अथवा में ये उत्तर आपने यहाँ पर लिखा, ये उच्चारण, और यहाँ पर ये व्यंजन संधि। तो दोनों के लिए आपको आधा अधिक आधा अंक है, मतलब दोनों मिलाकर 1 अंक। और यहाँ पर महोत्सव का आपने लिखा महा अधिक उत्सव, और इसको स्वर संधि आपने लिखा, इसको भी आधा और आधा, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक। लेकिन ये जो 1 अंक है वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही करना है कोई। आगे बढ़ते हैं हम। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है चिकना गढ़ा होना, और उसके आगे और एक शब्द है और वो है पिंड छुड़ाना। तो प्रताप ऐसा बातूनी है कि उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। अब ये छुटकारा पाना कठिन होना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिंड छुड़ाना इसका सही अर्थ होगा। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा प्रताप ऐसा बातूनी है कि उससे पिंड छुड़ाना कठिन हो जाता है, मतलब छुटकारा पाना कट हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा पिंड छुड़ाना। तो इसको याद रखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है वो किस तरह से किया जाएगा हम लोग देखेंगे। पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्रताप ऐसा बातूनी कि उससे पिंड छुड़ाना कठिन हो जाता है। और दूसरा हमने देखा माथा ठनठनाना, आशंका होना जिसको हम लोग कहते हैं। अर्थ लिखा, वाक्य में प्रयोग किया, लालची मित्र को अचानक सामने देखकर साहिल का माथा ठनका। अब यहाँ पर हम देखेंगे मार्क्स देने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर 1 अंक पूरा आपको मिलेगा, जबकि यहाँ पर आशंका होना के लिए मतलब अर्थ लिखने पर आधा अंक और वाक्य बनाने पर आधा अंक। मतलब यहाँ पर मार्क्स देने का तरीका ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मार्क्स देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए 2 अंक है। तो आपने देखा किस तरह से मार्क्स मिलेंगे। अर्थ लिखना, जब आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है तो अर्थ लिखना आवश्यक है। अगर आप अर्थ नहीं लिखेंगे तो आपका आधा अंक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जो है वो कालभेद पहचानना या काल परिवर्तन करना। ऊपर आप देखेंगे कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, कालभेद पहचानना, उसके लिए 1 अंक है। और नीचे काल परिवर्तन, दोनों में से कोई एक करना है। अगर आप दोनों करेंगे तो भी 1-1 अंक मिलेगा, लेकिन काउंट कोई एक ही किया जाएगा फाइनल मार्क्स के लिए। अब देखेंगे यहाँ पर तरीका क्या है। हमने पहला लिखा अपूर्ण वर्तमान काल, उसका उत्तर हुआ। दूसरे में हमने लिखा है कि मैं नहीं जानता, मैं कहाँ गिर रहा हूँ। और यहाँ पर हमने काल का परिवर्तन किया है, और एक कि मैंने घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट किया। मार्क्स देने का तरीका क्या ऐसा होगा कि यहाँ पर तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये पहले के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, दूसरे के लिए भी आपको 1 अंक मिलेगा, लेकिन ये जो 1 अंक है ये आपका एक्स्ट्रा में काउंट हो जाएगा, मतलब ये एक्स्ट्रा में जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। कागज की तस्वीर दीवार पर लगा ली थी और घर सजा लिया था रचना के अनुसार, और मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करता अर्थ के अनुसार। अब पहले रचना के अनुसार जो वाक्य है वह है संयुक्त वाक्य, और उसके बाद में हम देखेंगे रचना के अनुसार जो वाक्य है उसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं नहीं का प्रयोग हुआ है, किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए वो निषेधार्थक वाक्य है। तो ये आपने देखा किस तरह से लिखा जाएगा। मार्क्स हम देखेंगे कितने हैं यहाँ पर। तो मार्क्स जो है इसके लिए 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स का ये प्रश्न है। और पहले क्वेश्चन के लिए भी आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा, और दूसरे क्वेश्चन पर भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी 1 मार्क्स और यहाँ पर भी 1 मार्क्स, इस तरह से कुल मार्क्स मिलाकर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, जहाँ पर 2 मार्क्स आप लोगों को आसानी से मिल सकते हैं। हम आगे चौथे विभाग पर, रचना विभाग। पहले पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन किस तरह से किया जाएगा, निम्नलिखित जानकारी दी है। ये जानकारी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जानकारी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। पत्र लेखन में हम देखेंगे सबसे पहले ऊपर की तरफ आप लोगों को नजर आएगा दिनांक 10 मार्च 2021, प्रिय मित्र उदय, सप्रेम नमस्ते, उदय 123@gmail.com। ये सही तरीका है पत्र लिखने का। ऊपर सबसे पहले जो है उदय के बारे में लिखा है, और उदय को जो है नमस्कार किया है। यहाँ पर उसका एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फैमिली लेटर है। लेकिन वहाँ पर जीमेल आईडी, उसका जो है ईमेल आईडी ज़रूर लिखा जाएगा, uday123@gmail.com। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कल ही मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्मदिवस हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस शुभ अवसर पर अवश्य पहुंचूं, परंतु मेरी परीक्षाएं अत्यंत निकट होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं।
मुझे उम्मीद है कि मेरी विवशता को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करोगे। तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई व समस्त मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। तुम्हारा मित्र अपूर्व कठाले, आदर्श नगर, शिरडी, नासिक। और आखिर में जो है नासिक एड्रेस लिखने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि अपना जो है वो ईमेल आईडी लिखा हुआ है। तो ये स्टेप्स आप देख लीजिए, दिनांक, प्रति और यहाँ पर ईमेल आईडी, पहला जो है पैसेज, दूसरा पैसेज, यहाँ पर अंत किया है और उसके बाद में अपना नाम, अपना पता और अपना ईमेल आईडी किस तरह से लिखा है आप देख सकते हैं। ये पूरा दुरुस्त तरीका लिखने पर आपको जो है वो 4 अंक बहुत आसानी के साथ में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहानी लेखन है। कहानी लेखन किस तरह से किया है आप स्टेप देख सकते हो। ऊपर जो है सबसे पहले आपका हेडिंग डाला हुआ है, मतलब उन्वान दिया हुआ है, शीर्षक दिया हुआ है। उसके बाद में कहानी पूरी के पूरी यहाँ पर लिखी हुई है और कहानी को जो अलग अलग पैसेज बनाकर लिखा गया है ये भी आप देख सकते हो। अलग अलग पैसेज यहाँ पर मौजूद है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उन्वान दिया हुआ है, वो उन्वान भी बहुत ज़रूरी है। सच्चा मित्र, 1 पैसेज, 2 पैसेज, 3 पैसेज और 4 छोटे छोटे पैसेज बनाए गए हैं और अंत में यहाँ पर सीख भी दी गई है। तो ये पैसेज का मतलब पैसेज बनाकर लिखना और कहानी किस तरह से लिखी जाएगी उसका ये दुरुस्त तरीका है। आगे बढ़ते हैं हम। कहानी के लिए भी आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। आखिरी सवाल में आप देखेंगे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 70 से 80 शब्दों में निबंध लिखना है। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता या मेरा प्रिय वैज्ञानिक। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कहानी भी हो सकती है, विज्ञापन लेखन भी हो सकता है। तो विज्ञापन लेखन भी हो सकता है, लेकिन एक कहानी की मिसाल मैंने आप लोगों को पेश की। यहाँ पर देखेंगे यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, 2 मजमून है, किस तरह से लिखा है, लिखने का सही तरीका क्या है आप देख सकते हो। अगर आप चाहे तो मैं शुरू से यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लोगों को लिखने में या पढ़ने में आसानी हो। आप रोक कर थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले ले। ये दूसरा पेज यदि मैं शिक्षा मंत्री होता का, और यहाँ पर ये तीसरा पेज और यहाँ पर अंत हो रहा है यदि मैं शिक्षा मंत्री होता का। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लाइव सेशन में आप सब शरीक रहे और आज के लाइव सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बातें की है और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी हमारी कि इसी तरह से आप लोगों की रहनुमाई करें। प्रीलियम से पहले भी और फाइनल इम्तिहान में जाने से पहले भी इंशाल्लाह आप लोगों की रहनुमाई की जाए। बहुत सारे स्कूलों से यहाँ पर स्टूडेंट ज्वाइंट हुए। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी स्कूल का नाम ज़रूर ऐड करें अपने नाम के साथ में, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन से इलाके से, कौन से ज़िले से आज यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइंट हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। अगर आप और कुछ हिंदी में सीखना चाहते हैं या मराठी के ताल्लुक से आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियोज़ उसी टॉपिक पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।